बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग के पेपर 1 करेंगे, जो कि हमारे पास आज पेपर है मई जून 2024 का, जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं। 35 मार्क्स का ये पेपर है और 35 एमसीक्यूज़ होते हैं और इसका कोड है 7707। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द ट्रेडर यूज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हमारे पास हैं टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश ड्राइंग टेकन। ये होता है कि कैश ड्राइंग कर रहा है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके लिए बनाता है, नहीं। टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज़ ओड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स, किस लिए बनाई जाती है? ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव करने के लिए। टू चेक द बैलेंस शोन ऑन अ बैंक स्टेटमेंट, कि चेक करने के लिए कि बैलेंस कितना है बैंक स्टेटमेंट में। डी ऑप्शन है टू कंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं, कि हम उस इंफॉर्मेशन को क्यों यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है जो इंफॉर्मेशन से। इसके बाद है सेकंड नंबर, द बैलेंस रिमेनिंग ऑन द बुक्स ऑफ अ बिजनेस आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ए इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें लोन, वेजेस ड्यू है, रेंट प्रीपेड है। इसमें कह रहा है व्हाट वाज द टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी। इसमें लाइबिलिटीज़ है, एक तो है लोन फ्रॉम XYY फाइनेंस है, और वेजेस ड्यू हैं, जो अक्रूड वेजेस जिनको कहते हैं, जो हम वेजेस हमारे एक्सपेंस हो जाते हैं लेकिन हमने अभी पे नहीं किए होते, अनपेड एक्सपेंसेस होते हैं। और उसके बाद रेंट प्रीपेड, ये एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी एसेट है। ट्रेड पेएबल्स, ये लाइबिलिटी है। अब ये 3 लाइबिलिटीज़ हैं, एक लोन, वेजेस और ट्रेड पेएबल्स। इनको अगर हम टोटल करेंगे 10,000 प्लस 620, और उसके बाद ट्रेड पेएबल्स हैं 4,650, 15,270। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है जमील फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ऑन 1 जनवरी 2021 ही बॉट डाउन अ डेबिट बैलेंस ऑन हिज स्टेशनरी अकाउंट। कहता है जमील के पास फाइनेंशियल ईयर, जमील का जो होता है एंड 31 दिसंबर को होता है। ऑन 1 जुलाई 2021 में उसने पास था डेबिट बैलेंस था स्टेशनरी का। व्हाट डस दिस बैलेंस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसके पास ये स्टेशनरी का अकाउंट है, स्टेशनरी है, इन्वेंट्री होगी स्टेशनरी की, मीन उसका एसेट है ये। अभी अगर डेबिट है तो उसका एसेट होगा, अगर क्रेडिट साइड पे तो हो नहीं सकती है, या तो ज़ीरो होगी या डेबिट होगी। ये उसकी इन्वेंट्री होगी। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2021। उसके बाद है एलेक्स इशूड क्रेडिट नोट्स इन अगस्त एंड एंटर्ड देम इन द correct book of prime entry. He was the total of this book of prime entry recorded in the nominal ledger at the end of the August. Credit the purchases turn account. अब इसमें लास्ट वन ऑप्शन करेक्ट होगा, डेबिट टू द सेल्स टर्न अकाउंट। अब चूंकि वो क्रेडिट नोट्स इशू कर रहा है, अब वो सेलर है। सेलर जब सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है और डेबिट नोट इशू करता है परचेज़र। अब उसने क्रेडिट नोट इशू किए हैं तो उसकी सेलर है तो सेल्स टर्न है। सेल्स टर्न में क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं। इनवॉइस की जाती है सेल्स की, और सेल्स टर्न की जाती है क्रेडिट नोट्स। तो उसको सेल्स टर्न में डेबिट करेगा, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती हैं और सेल्स टर्न डेबिट होंगी। अगर सेल्स क्रेडिट हो रही हैं तो सेल्स टर्न डेबिट होंगी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5th वन है, विच बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक एंट्रीज इन द कैश बुक। कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं एज अ सोर्स यूज़ किए जाएंगे इंफॉर्मेशन के लिए, जिसमें कि जिसकी बेस पे हम कैश बुक में एंट्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट वन में जो इनवॉइस है ना, वो नहीं सही है, क्योंकि इनवॉइस होती है सेल परचेज़ की, कैश बुक में इसकी नहीं की जाती, क्योंकि ऑन क्रेडिट जब हम कर देते हैं इनवॉइस, तो ऑन क्रेडिट की भी हम इशू करते हैं, और दूसरे वाली में भी इनवॉइस है। थर्ड वन में ये है सारी बैंक स्टेटमेंट भी होती है इसमें,
और चेक काउंटर फोलियो मीन चेक के साथ जो एक फोलियो लगा होता है उसकी बेस पे भी हम कर सकते हैं किसको पेमेंट की है। पे इन स्लिप, रिसीट, जिनको पेमेंट किया उनसे हम एक रिसीविंग लेते हैं, रिसीट है। जिनसे हम पेमेंट लेते हैं वो हमसे रिसीट्स लेते हैं, उनसे हम एक स्लिप ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी बेस पे हम कैश बुक में एंट्रीज करते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें पैटी कैश वोचर है। पैटी कैश वोचर की बेस पे हम कैश बुक में नहीं करते एंट्रीज क्योंकि उसका अलग से होता है। और इसमें है व्हाट इज़ द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग अ चेक पेमेंट टू अ क्रेडिट सप्लायर। क्रेडिट सप्लायर को अगर हमने पेमेंट किया उसकी एंट्री क्या होगी, डबल एंट्री क्या होगी। इसमें थर्ड ऑप्शन है परचेजेज लेजर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो गई, परचेजेज लेजर अकाउंट। परचेजेज लेजर्स क्या होते हैं, जब हम परचेजेज डे बुक में से अब परचेजेज लेजर्स बनाते हैं तो सप्लायर्स के लेजर बनाते हैं, उनके पर्सनल लेजर्स बनाते हैं, उसमें ये आएगा। तो परचेजेज लेजर जो सप्लायर का नाम आएगा जिसमें परचेजेज लेजर में हम उसके करेंगे, उसके लेजर में एंट्री करेंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद है बुक कीपर मेड 2 एरर्स विच कैंसल्ड ईच अदर आउट। विच टाइप ऑफ एरर डिड ही मेक, कि उसने 2 एरर किए हैं और वो आपस में कैंसिल हो गए हैं, और कौन से एरर थे, उसने कौन से एरर किए हैं। अच्छा, ये कंपनसेटिंग एरर होगा। फॉर एग्जांपल एक आपने डेबिट में ज़्यादा कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने $50 या £50 आपने ज़्यादा उसमें प्लस कर दिया डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे भी आपसे ज़्यादा प्लस हो गए हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इनको कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं कि आपने डेबिट में भी कुछ अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, उतनी ही अमाउंट आपने डेबिट में प्लस कर दी, ज़्यादा कर दी, और उतनी ही अमाउंट आपने क्रेडिट में प्लस कर दी। और या आपने अगर डेबिट में कम अमाउंट की है तो क्रेडिट में भी कम कर दिया। ये दोनों किस्म के एरर्स जो है ना आपस में कंपनसेट हो जाते हैं, इसलिए इनको कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। इसके बाद है 8, द टोटल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड $200 वॉज डेबिटेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। द बुक कीपर देन चेक्ड द बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग 2 एरर्स। और 2 उसने एरर्स देखे थे। 200 जो उसने डेबिट साइड पे एक सस्पेंस अकाउंट लिया, इट मीन्स कि डेबिट साइड कम थी उसके पास, इसलिए 200 से कम था डेबिट, तो उसने $200 डेबिट में लिया है सस्पेंस अकाउंट। अ सेल्स इनवॉइस 700 हैड बिन रिकॉर्डेड इन द सेल्स जनरल एज 770। उसने कहा कि क्रेडिट साइड पे चूँकि हम सेल्स को करते हैं रिकॉर्ड, 700 को 770 से कर दिया। द सेल्स जनरल हैड बिन टोटल्ड इनकरेक्टली, और सेल्स जनरल इनकरेक्ट भी टोटल किया उसने। ये 2 एरर से। व्हाट एरर वॉज मेड व्हेन द सेल्स जनरल वॉज टोटल, तो उसने क्या एरर किया था, तो उसने ओवरकास्ट किया था 200 से, मीन के एक तो 70 है और 130 भी उसमें प्लस किया होगा, टोटल 200 ओवरकास्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें 200 डेबिट साइड पे लेना पड़ा है उसको। तो इसमें 200 करेक्ट होगा बी। एंड देन ए ट्रेडर टुक सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन यूज़। ट्रेडर ने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स लिए हैं बिजनेस में से। ही क्रेडिटेड द परचेजेज अकाउंट विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। उसने उसकी कॉस्ट प्राइस के साथ परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, ये तो करेक्ट है। 200 जो उसकी प्राइस थी, एंड क्रेडिटेड द सेल्स अकाउंट विद द सेलिंग प्राइस 300, और फिर उसने सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया 300 से, परचेजेस को भी क्रेडिट किया 200 से, सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया 300 से। कहता उसकी करेक्शन के लिए कौन सा, इस एरर को करेक्ट करने के लिए कौन सी एंट्री की जाएगी, तो बी ऑप्शन की जाएगी। चूँकि उसने परचेजेस को क्रेडिट तो करेक्ट किया है, ठीक है, यही करना था, लेकिन सेल्स को क्रेडिट नहीं करना था, क्योंकि ये कौन सा सेल्स कर रहे हैं, ये तो उसके पर्सनल है, ड्राइंग्स टू परचेज अकाउंट होना था। अब चूँकि परचेज अकाउंट तो करेक्ट किया है उसने, अब ड्राइंग्स नहीं की, तो ड्राइंग्स को 200 से डेबिट करेंगे, और सेल्स चूँकि उसने क्रेडिट कर दिया इनकरेक्ट, उसको करेक्ट करने के लिए डेबिट करेंगे 300 से। और सस्पेंस फिर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे हमारे पास कोई अकाउंट नहीं होगा,
तो उसको सस्पेंस अकाउंट से 500 से टोटल के करेंगे, क्योंकि डेबिट भी 500 है तो सस्पेंस अकाउंट भी हम 500 से लेंगे। इसके बाद है व्हाट वुड रिजल्ट इन द कैश बुक बैलेंस बीइंग लोअर देन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। पेमेंट बाय कस्टमर डायरेक्टली टू द बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसमें कहा गया कि क्या रिजल्ट होगा अगर आपका लोअर है बैलेंस कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट से, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट किसी ने अमाउंट लगवाई होगी जिसको डायरेक्ट डेबिट बोलते हैं, तो आपके किसी कस्टमर ने लगवाई होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की होगी। अच्छा, द बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस शोड अ क्रेडिट बैलेंस 280 ऑन 31 दिसंबर। उसके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस $280 31 दिसंबर को। एट द डेट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ $312, अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ $20 had been incorrectly entered as $22 on the bank statement। इसमें है कि बैंक स्टेटमेंट में स्टैंडिंग ऑर्डर भी था 20 का, जो कि इनकरेक्टली इंटर हुआ है 22 से। तो ऊपर था अनप्रेजेंटेड चेक्स भी हैं 312 के। व्हाट वाज द बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। कौन सा बैलेंस होगा, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं सॉल्व करके। ये देखें बैलेंस कितना है बैंक स्टेटमेंट में, $280 हैं 31 दिसंबर को। ऐड स्टैंडिंग ऑर्डर, जो ऐड करेंगे हम स्टैंडिंग ऑर्डर को ऐड करेंगे जो इनकरेक्टली उसने रिकॉर्ड किया था। ऐड स्टैंडिंग ऑर्डर रॉन्गली डिडक्टेड, जो कि उसने उसको डिडक्ट किया था उसको वापस ऐड कर लेंगे हम 22 से। फिर लेस करेंगे जो ओरिजिनल होगा स्टैंडिंग ऑर्डर, वो 20 था, इसको लेस करेंगे और फिर लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। दो चीज़ें लेस होंगी, एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो करेक्ट है और दूसरा अनप्रेजेंटेड चेक 312। अब ये इन दोनों को लेस करेंगे और 22 को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30, जो कि लेस अमाउंट होगी, मीन नेगेटिव अमाउंट होगी। बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है ये। अब ये 30 होगा क्रेडिट, इसमें क्रेडिट आएगा जो कि नेगेटिव बैलेंस होगा, इसको ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, बैलेंस ओवरड्राफ्ट। A business keeps a complete set of books of accounts. What is not used as a source of information for making entries in control accounts? इसमें है जी कैश बुक भी यूज़ होती है, जर्नल भी यूज़ होता है, परचेजेस जर्नल भी होता है, लेकिन सेल्स लेजर यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें जर्नल यूज़ होता है, सेल्स जर्नल। सेल्स लेजर नहीं यूज़ होता क्योंकि हम टोटल ले रहे होते हैं सेल्स, ना कि उसमें पर्सनल अकाउंट से ले रहे होते हैं उनकी सेल्स। पर ये सेल्स लेजर होते हैं जो कस्टमर्स के पर्सनल उसमें अकाउंट्स बनाते हैं, उनको सेल्स लेजर बोलते हैं, इसलिए इसको नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि सेल्स डे बुक जिसको सेल्स जर्नल बोलते हैं वो यूज़ किया जाता है। इसमें है 13 नंबर है, विच आइटम वुड नॉट अपीयर इन द परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट्स। कौन सा है जो यूज़ नहीं होगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में। इसमें रिटर्न्स इनवर्ड्स यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सारे कॉन्ट्रा एंट्री भी यूज़ होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी इसी में आता है, इंटरेस्ट चार्ज जो हम उस पर दिया जाता है परचेज लेजर में, हम इंटरेस्ट हम पे चार्ज कर लिया जाता है उनकी सप्लायर की तरफ से। रिटर्न इनवर्ड्स है, सेल्स टर्न ये नहीं यूज़ होता, क्योंकि सेल्स टर्न तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में यूज़ होगा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में यूज़ नहीं होगा। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू मशीनरी वाज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। अब रिपेयर मशीनरी को रिपेयर करवाया लेकिन उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि ये एक्सपेंस अकाउंट था, एक्सपेंस में करना था रिपेयर टू मशीनरी अकाउंट, उसको मशीनरी अकाउंट में कर दिया नॉन करंट एसेट में। तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर। एरर का इफेक्ट क्या होगा, नॉन करंट एसेट ओवरस्टेट हो जाएंगे। ज़ाहिर मशीनरी में जब रिपेयर की कॉस्ट को प्लस किया जाएगा, रिपेयर के एक्सपेंसेस को, अमाउंट को, तो मशीनरी अकाउंट जो है ओवरस्टेट कर जाएंगे नॉन करंट एसेट्स, और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ओवरस्टेट कर जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस हमने उसमें से
निकाल के मशीनरी अकाउंट में डाल दिया है नॉन करंट एसेट में, तो एक्सपेंस कम हो जाएंगे जिससे प्रॉफिट ओवरसेट कर जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर, एल्जवीर परचेज अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 8,000 ऑन 1 जनवरी 2018, इट इज़ depreciated at 40% on the reducing balance basis। reducing balance मेथड से ये यूज़ कर रहा है 40% उसकी परसेंटेज, और 1 जनवरी को उसने इसकी कॉस्ट थी $8,000, विच जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। मीन के उसके 8,000 जो है ना 1 जनवरी 2018 को था, 2 साल के बाद 31 दिसंबर 2019 को कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा इनकम स्टेटमेंट में, कौन सी होगी। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। अभी देखिए कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल ऑन 1 जनवरी 2018 को कितना था 8,000। अब फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन जब 31 दिसंबर 2018 को चार्ज करेंगे वो होगी 3200, 8,000 मल्टीप्लाई 40%, तो हमारे पास इसकी नेट बुक वैल्यू रह जाएगी 1 जनवरी 2019 को 4,800। अब चूंकि ये हम ले रहे हैं डेप्रिसिएशन मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो हम इस पे लेंगे नेट बुक वैल्यू पे, तो 48,000 पे 4,800 पे आएगी हमारे पास 40% आएगा 1920। अब इसको लेस करेंगे हमारे पास 2880 आ जाएगा, जबकि 1920 जो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन होगी ये हम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, ये एक्सपेंस होगा सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। अब ये होगा ये हमारे पास ये होगी एंट्री ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस जो भी हम क्लोज करते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में करते हैं। एक्सपेंस क्लोज करने के लिए इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया जाता है और रेलिवेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल चूँकि रेलिवेंट एक्सपेंस है इसको क्रेडिट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे, और 1920 हमारा अमाउंट आई थी डेप्रिसिएशन की सेकंड ईयर की। उसके बाद ट्रेडर सोल्ड वन ऑफ हिज व्हीकल, व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री टू रिमूव द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल सोल्ड। कह रहा है कि अगर एक ट्रेडर सेल करता है अपनी व्हीकल को तो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन को कैसे रिमूव करेगा। वो डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम एसेट को भी डिस्पोज ऑफ करते हैं और उसकी डेप्रिसिएशन को भी। अब उसकी क्लोज करने के लिए जो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर देते हैं और डिस्पोजल अकाउंट में ये हो जाती है। और डेप्रिसिएशन चूँकि क्रेडिट होती है लेकिन जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हम इसको डेबिट कर देते हैं, चूँकि हमने एसेट को क्रेडिट कर देना होता है, इसको डेबिट करके हम रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही एसेट को रिमूव कर देते हैं क्रेडिट करके। वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू मैच कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़। हम मैच क्यों करते हैं कॉस्ट और रेवेन्यूज़ को। सी ऑप्शन है टू अनेबल अ बेटर कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर हम मैच ना करें कॉस्ट और रेवेन्यूज़ को तो हम ऐसे हो गए, रेवेन्यू जो इस साल का हमने रेवेन्यू है वो अगर जब रिसीव करेंगे उसी साल रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा है जो हमने प्रीवियस ईयर अर्न किया था लेकिन रिसीव इस साल किया है, और कौन सा था जो इस साल हमने अर्न कर लिया नेक्स्ट ईयर में जाके रिसीव करेंगे। तो ये है, इसलिए मैचिंग प्रिंसिपल जो है ना वो अकाउंटिंग में किया जाता है, जिसमें कॉस्ट और रेवेन्यूज़ को मैच किया जाता है कि जिस साल हमने अर्न करने हैं रेवेन्यू उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंस जिस साल में हम कर रहे हैं पे जब नेक्स्ट ईयर में भी करें लेकिन हम रिकॉर्ड उसको पर्टिकुलर ईयर में करेंगे जब एक्सपेंस आउट हुआ था। इसलिए मैचिंग प्रिंसिपल है, ये मैच किए जाते हैं ताकि हमें सही से प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सके हम। देवेंद्रा प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। जब देवेंद्रा ने एक जर्नल एंट्री की है, इरिकवरेबल डेट्स जिसको बैड डेट्स भी कहते हैं डेबिट किया, और टोबियास को उसने क्रेडिट किया है 714 से। कहता है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है कि उसने कोई पर्सन है ये टोबियास, उसने उसको देवेंद्रा को पेमेंट नहीं की, उसने कोई उसको सेल की होगी गुड्स वगैरह, तो उसने जब नहीं पेमेंट नहीं की तो उसने उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया इरिकवरेबल डेट्स में कि अब बैड डेट्स हो गए हैं, उसको एक रिसीव नहीं होगा इसकी तरफ से।
तो इसमें यही लिखा होगा कि तोबियास कैन नॉट पे द अमाउंट ड्यू टू देवेंद्रा, जो देवेंद्रा ने उससे रिसीव करनी थी वो पे नहीं कर सका टोबिया। तो हम इसको एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और रेलिवेंट पर्सन को, जो कस्टमर होता है हमारा, उसको क्रेडिट कर देते हैं। एलेक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग $1000. शी प्लान टू रीसेल द गुड्स एट मार्कअप रेट ऑफ 25%। उसने एलेक्स ने गुड्स परचेज़ की $1000 की और उसने कहा कि मैं मार्कअप रेट पे करूँगा 25% पे। दीज गुड्स वर अनसोल्ड एट द ईयर एंड, और उस एंड तक सेल नहीं हुई और डैमेज पाई गई। और एलेक्स ने एस्टिमेट किया कि वो इसको सेल करता सकता है $600 पे। वट वैल्यू शुड बी शोन फॉर दीज गुड्स इन द ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो करेगा, किस अमाउंट से, 1000 से, या ये अमाउंट से या 600 से करेगा। क्योंकि हमारे पास जो है ना इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जो हमारे पास IAS स्टैंडर्ड बना हुआ है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें ये कहा हुआ कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल 1000 है और 600 है, तो आप वो चूज़ करेंगे जो लोअर होगी। इसमें लोअर 600 है तो 600 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की ये डिसएडवांटेज होता है, ऑपरेट कर रहा होता है सोल ट्रेडर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी की करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? डी ऑप्शन है, अ सोल ट्रेडर मे लूज बोथ देयर बिजनेस एंड पर्सनल फंड्स। अपने बिजनेस को भी लूज करते हैं और पर्सनल फंड्स को भी। मीन्स कि उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक वो लाइबिलिटी पे नहीं कर देते टोटल। लेकिन वो अगर उसके पर्सनल फंड्स सारे के सारे उसके सेल आउट हो गए, देन वो है कि वो नहीं लाइबिलिटी पे करेगा। अगर वो उसके पास अपने पर्सनल एसेट्स हैं तो उनको उसको सेल आउट करके उसको पे करना पड़ेगी लाइबिलिटी। ये डिसएडवांटेज होता है सोल ट्रेडर का। विच आइटम इज़ अ करंट एसेट? कौन सा है करंट एसेट? बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लाइबिलिटी है। लोन रीपेएबल, ये लोन भी जो हमने पे करना होता है वो भी लाइबिलिटी होती है। प्रीपेड इनकम है लेकिन प्रीपेड है, किसी ने पहले पे कर दिया, अभी हमने उसको सर्विसेज नहीं दी, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। वर्क इन प्रोग्रेस, ये है हमारा एसेट है, करंट एसेट होता है वर्क इन प्रोग्रेस। Where is interest on drawings entered in the accounting records of a partnership business? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ इंटर की जाती है? बी है, क्रेडिट की जाती है, अप्रोप्रिएट अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं की जाती। कैपिटल अकाउंट में तो इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी करंट अकाउंट में होगी। करंट अकाउंट में इसको डेबिट किया जाता है और अप्रोप्रिएट अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होती। टी लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 April 2019. A total of 220,000 shares of $2 each were issued, and shareholders were asked to pay 75% of the share value immediately and 25% on 1 April 2020. अब वो कह रहे हैं कि 1 April 2019 को ये फॉर्म हुई है, बनाई गई है, और इसके टोटल शेयर्स थे 220,000, 2,20,000 शेयर्स थे, और $2 का एक शेयर था। और उन्होंने शेयर इशू किया ना शेयर होल्डर्स को, तो उन्होंने कहा कि हम 75% इसका इमीडिएटली पे कर देंगे और करेंगे 1 साल के बाद 1 April 2020 को। बाय 1 June 2019 होल्डर्स 190,000 शेयर्स हैड पेड द अमाउंट ड्यू। 190,000 शेयर्स की उन्होंने अमाउंट पे की है, जो कि होगी 75%। What was the paid up capital on 1 June 2019? पेड अप कैपिटल क्या होगा 1 जून को 2019 को? देखते हैं इसको। अब पेड अप कैपिटल क्या होगा इसमें देखें, 75% चूँकि इमीडिएटली पे करेंगे, उसका हम देख लेते हैं। $2 का है एक, तो 75% $2 का कितना होगा? इट मीन के 1.5
पर शेयर वो पे करेंगे और 0.5 जो कि हाफ डॉलर 0.5 पर शेयर वो करेंगे नेक्स्ट ईयर में जाके। इट मीन इमीडिएटली उन्होंने 1.5 पर शेयर पे किया है। तो जो 1 जून को कितने शेयर्स हैं, 190,000 शेयर्स हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से पर शेयर से, तो हमारे पास आ जाएगा $285,000। ये पेड अप कैपिटल होगा ऑन 1 जून 2019 को। अब ये इसमें ए ऑप्शन है $285,000। इसके बाद है 24, विच आइटम्स would appear in the statement of changes in equity of X Limited for the year ended 30th June 2020। इसमें कहता है कौन सा जो आइटम्स होंगी अपीयर होंगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2020 हुए। इसमें अब फर्स्ट वन है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च को इंटरिम डिविडेंड पे किया, ये भी होगा। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2020। अब ये प्रपोज डिविडेंड नहीं रिकॉर्ड किया जाता जब तक पे ना किया जाए, अब ये नहीं होगा। प्रपोज फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2019 पेड ऑन 31 अक्टूबर 2019। अब जो पे किया ये रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स ऑन 30th जून 2020। अब जो रिजर्व जो ट्रांसफ़र हुए हैं ये भी इसमें इंक्लूड होंगे चेंजेस इन इक्विटी में। 1, 3 और 4 होंगे, 2 नहीं होगा क्योंकि ये प्रपोज किया, अभी पे नहीं किया। अ कंपनीज फाइनेंशियल ईयर्स एंड्स ऑन 31 मार्च। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। ऑन 31 मार्च 2021 ट्रेड रिसीवेबल्स वर 45,000। ऑन 31 मार्च 2022 trade receivables were 41,000 and irrecoverable debt of $1,000 is yet to be written off at 31 March 2022। अब इसमें ट्रेड रिसीवेबल 2021 में थे 45,000 और 2022 में थे 41,000, लेकिन उसमें इरिकवरेबल डेट्स भी थे 2022 में, तो उसमें से हम लेस करेंगे पहले, फिर प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 5%, और 5% इसकी मेंटेन की जाएगी डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इरिकवरेबल डेट्स एंड द एडजस्टमेंट टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब इसमें कौन कौन सा आएगा? ABCD। इसमें देखते हैं, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रोविज़न जो है ना 2021 की लेते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2021 की 45,000 थे अकाउंट्स रिसीवेबल। अब 5% उसका लें तो हमारे पास आ जाएगा $2,250। ये हमारे पास आ जाएंगे 5%। अब 22 के कितने होंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2022। अब इसमें से पहले हम 41,000 थे अकाउंट्स रिसीवेबल, $41,000 अकाउंट्स रिसीवेबल है, उसमें से लेस करेंगे 1,000 क्योंकि ये हैं बैड डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स। इसको पहले लेस करेंगे, फिर प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे, फिर 5% लेंगे इसका। ये हमारे पास आ जाएगा 40,000 का 5% आ जाएगा 2,000। अब इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविज़न। 2,000 में से लेस ओल्ड प्रोविज़न कौन सी है? 2,250। इसमें से लेस की तो हमारे पास नेगेटिव की आ गए 250। ये डिक्रीज़ हो गई प्रोविज़न, मींस के प्रीवियस में 2021 में प्रोविज़न ज़्यादा थी, अब डिक्रीज़ हो गई है। अब ये हमारा पास होता है, ये क्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं। लेकिन इफ़ेक्ट क्या होगा प्रॉफिट पे? बैड डेट्स भी हमारे पास 1,000 है, और वो लेस करेंगे जो इम्पैक्ट होगा, नेट इम्पैक्ट 1,000 हमारे पास बैड डेट से लेस प्रोविज़न कितनी, चूँकि लेस करेंगे क्योंकि ये हमारे पास आई लेस की है, तो 750 नेट इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट में से 750 लेस होंगे एज आ एक्सपेंस बैड डेट्स जो होंगे बैड डेट्स की वजह से। अब ये देखें, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज़ होगा प्रॉफिट 750 से, नेट इम्पैक्ट 750 होगा प्रॉफिट पे, जिससे डिक्रीज़ होगा प्रॉफिट $750। उसके बाद आया क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स टोटलिंग 12,600 इन द ईयर एंडेड 30th अप्रैल
2019 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में है 1300 2018 के 17-18 के एंड पे, और 2018-19 के एंड पे कोई एडवांस नहीं है। तो ये एडवांस होगा, ये लाइबिलिटी होती है जब आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं कोई रेवेन्यू अपना, तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। जब तक आप अर्न ना करें आपकी लाइबिलिटी रहती है। ऐसे नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये होता है कि आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ, ये आपकी रेवेन्यू होता है, ये अब आपका एसेट बन जाता है। जब आपका एंड पे रिसीव नहीं होता तो आप एसेट के तौर पर उसको फाइनेंस स्टेटमेंट्स में ले आते हैं। तो 800 भी आपका एसेट होगा 2017-18 के एंड पे, और 1100 2018-19 के एंड पे एरियर्स, तो 1100 ये भी आपका एसेट होगा। विच अमाउंट अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019। अब कौन सी अमाउंट जो है ना हम लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये देखिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ये हमने 2019 के शुरू में, जो 18-19 कहाँ से शुरू हो रहा है, May 1 से। तो ये देखें राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने क्रेडिट साइड पे 1300 लिखा है, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हमने एडवांस में रिसीव किया हुआ है, ये हमारी लाइबिलिटी है। और जो डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है 800, ये हमारा ओइंग है, मीन एरियर है। तो 800 ये हमने एसेट के तौर पे इसलिए डेबिट साइड पे किया है। तो 18-19 हमारा शुरू हो रहा है May 1 2018 से, और 30 अप्रैल 2019 को एंड होगा। अब उसने रिसीव की थी कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, वो थी 12,600। अब उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए हमारे क्रेडिट साइड पे देखें सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है 12,600 को, और बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए बैंक को पर्टिकुलर कॉलम में लिखा 2019 अप्रैल 30 को हमने ये रिकॉर्ड किया। और ये देखें ये 1100 ये भी हमारा था एसेट था, हमने इसको क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में जो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा वो डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए हमने इसको डेबिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा है। अब ये देखिए इसकी अब बैलेंस जब करेंगे इसको, तो ये चूँकि क्रेडिट साइड इंक्रीज़ हो रही है और डेबिट साइड कम है, इसमें सिर्फ 800 है और इसमें 15,000 है, तो दोनों तरफ 15,000 करेंगे। इधर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 14,200, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। इतना हमारा इनकम एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट होगा ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने अर्न की है 14,200। अब ये देखें डी ऑप्शन करेक्ट होगा 14,200। 7 है विच स्टेटमेंट अबाउट द क्यूमुलेटेड फंड ऑफ ए सोसाइटी आर करेक्ट। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं, इनमें से 4 स्टेटमेंट्स में से। फर्स्ट है सरप्लस विल इंक्रीज द क्यूमुलेटेड फंड एंड डेफिसिट विल रिड्यूस इट। इट मीन कि इसमें चूँकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, सरप्लस और डेफिसिट होता है। अब ज़ाहिर है सरप्लस जो है ना एक्यूमुलेटेड फंड को इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पे कैपिटल को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड फंड, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल बोलते हैं, यहाँ एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं। अब जाहिर है प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है जैसे कैपिटल को, यहाँ सरप्लस इंक्रीज़ करेगा एक्यूमुलेटेड फंड को, सरप्लस प्रॉफिट होता है यहाँ पे, और डेफिसिट लॉस होता है जो कि कम कर देगा कैपिटल को। तो ये है एक्यूमुलेटेड फंड को डेफिसिट कम कर देगा। अब ये भी ठीक है इसमें, इट इंक्लूड ऑल द मनीज रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये इसमें सारी चीज़ें नहीं आती जो हम रिसीव और करते हैं, पे करते हैं। इसमें मेंबर्स कैन नॉट मेक ड्राइंग्स फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड फंड्स। अब ये ठीक है कि मेंबर जो है ना वो उसमें से ड्राइंग्स नहीं कर सकते एक्यूमुलेटेड फंड में, क्योंकि ये कैपिटल होता है। द एक्यूमुलेटेड फंड इज़ शोन एज एन एसेट इन द इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें एसेट के तौर पे नहीं किया जाता बल्कि ये कैपिटल के तौर पे किया जाता है। एक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल के इक्विवेलेंट होता है, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है कैपिटल, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फंड होता है। तो ये 1 और 3 करेक्ट हैं। 28 है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, ये डायरेक्ट वेजेस है, मशीनरी ऑफ डेप्रिसिएशन है,
फैक्ट्री सुपरवाइज़र सैलरी है, फैक्ट्री रेंट है, मशीनरी रिपेयर्स है। व्हाट वाज द प्राइम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब प्राइम कॉस्ट क्या होती है, अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी प्राइम कॉस्ट में। इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो भी हो वो भी प्राइम कॉस्ट में जाती है। डायरेक्ट वेजेस उसमें प्लस किए जाते हैं, वो भी प्राइम कॉस्ट में जाते हैं। और इसमें कोई चीज़ नहीं है जो उसमें प्राइम कॉस्ट, अब दोनों को प्लस करके हम प्राइम कॉस्ट ले सकते हैं। अब ये देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 186,000 है और डायरेक्ट वेजेस हैं $75,000 है। अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गए 261,000, ये होगी हमारी प्राइम कॉस्ट। अब ये देखिए हमारे पास बी ऑप्शन है, $261,000 ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्राइम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। Sam's work 29 F. Sam's work in progress was 6,500 at the start of the year and 11,200 at the end of the year. ये work in progress की inventory है, opening और closing. When Sam's prepared his manufacturing account, he forgot to make the adjustment for work in progress. अब उसने manufacturing account बनाया लेकिन इसको opening inventory और closing inventory work in progress की उसको भूल गया करना, उसको adjust. How did this omission affect the cost of production at the gross profit? gross profit पे क्या इम्पैक्ट करेगा। अब हम इसको पहले तो देखते हैं कि क्या करते हैं, इन दोनों को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इनकी। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, और जो वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको लेस करते हैं। अब जो नेट इम्पैक्ट होता वो 4,700, अब ये इतनी अमाउंट लेस होती है उसमें से, नेट इम्पैक्ट इतना होता। अब चूँकि इससे इंक्रीज़ हो गई है प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इतने से डिक्रीज़ हो जाती है अगर ये एडजस्टमेंट की जाती है एडजस्टेड। तो अब चूँकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है तो इंक्रीज़ होने से क्या होगा, इंक्रीज़ होने से ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना अंडरस्टेट हो गया, ज़्यादा कॉस्ट लेस हुई तो अंडरस्टेट हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरस्टेट होगी क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर 4,700 और उसमें से लेस हो जाता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। अब ये ओवरस्टेट हो गई है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है अंडरस्टेट हो गया। अब 30 है द रोशन सेल फॉर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग वर्थ 55,000, हिज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 20%, द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3,200। अब इसमें 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, 5500 दी हुई है उसने, इसकी सेल्स है रोशन की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 3,200 और 20% दिया हुआ प्रॉफिट मार्जिन। कहता है इसकी परचेज़ क्या होगी फॉर द ईयर, तो हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं पहले। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीज़ें आती हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं यहाँ पे, परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे, परचेजेस भी नहीं है हमारे पास। अब उससे हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाती है, वो भी नहीं है हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट उसने दिया हुआ 20% प्रॉफिट मार्जिन है। अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसको देखते हैं कि 20% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है 20% प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। अब सेल्स की चूँकि परसेंटेज है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें 55,000 चूँकि सेल्स है तो सेल्स का 20% लेंगे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स होता है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स होता है मार्जिन का मतलब। तो ये हम 55,000 मल्टीप्लाई 20% करेंगे तो 11,000 आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो गया और सेल्स भी है तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मुश्किल नहीं है हमें फाइंड आउट करना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 44,000, क्योंकि इसका डिफरेंस दोनों का यही है। इसमें से 44,000 लेस करेंगे तो 11,000 आएगा। तो अब चूँकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है तो हम परचेजेस भी मालूम कर सकते हैं। ये परचेजेस है चूँकि 44,000 और 3,200, इस 47,200 में से 3,200 लेस किया जाए तो 44,000 आता है। तो ये भी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो परचेजेज होंगी 47,200। ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि परचेजेस $47,200 होंगी। 31 है Miriam does not maintain a full set of accounting records, only the purchases for the year and assets and liability values at the year end are known.
विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि वो उसमें उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं हैं, सिर्फ उसकी परचेजेस हैं और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। और कौन सी स्टेटमेंट्स बनाई जा सकती हैं, इसमें सी करेक्ट होगा, क्योंकि परचेजेस सिर्फ परचेजेस हैं, उससे इनकम स्टेटमेंट तो नहीं बनाई जा सकती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई और चीज़ हो जैसे, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, इनको एसेट्स टोटल करके उसमें से टोटल एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज़ करके हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं। और इसके बाद है अभिनेव प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसके पास अभिनेव के पास ये इन्फॉर्मेशन है, परचेज है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है इतनी, ईयर एंडेड पे परचेजेस हैं जी 2019 की ये है, 2020 की ये है। अब यहाँ पे नीचे इन्वेंट्री दी हुई है 1 जनवरी 2019 की 7000 है, 31 दिसंबर की 2019 की ये है, ओपनिंग क्लोजिंग ये है। व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अब रेट ऑफ इन्वेंट्री मालूम करनी है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमारे पास है, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री कैसे मालूम करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 4000 है 2020 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 8000। इसको दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास 6000 आ जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है $120,000 और डिवाइडेड बाय $6000, ये आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगी 20 टाइम्स, ये टाइम्स में आती होती है, ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा 20 टाइम्स। इसके बाद है मरिंदाज ग्रॉस मार्जिन फेल फ्रॉम 25% इन ईयर 1 टू 15% इन ईयर 2, वट मे हैव कॉज दिस। कहता है इसकी रीज़न क्या होगी जो उसका 25 से 15% पे आ गया। तो मरिंद्रा पेड लेस फॉर हिज हर परचेज इन ईयर 2। अब उसने कहते हैं परचेजेस के लिए लेस पे किया हुआ, इसमें अमाउंट नहीं देख रहे हैं हम, परसेंटेज देख रहे हैं, इसलिए इसकी जो कम ज़्यादा पे करने से नहीं, बल्कि हम तो परसेंटेज ले रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट की और सेल्स की। तो मरिंद्रा परचेज फ्यूर गुड्स, अगर कम परचेज की हैं तो उसके लिए सेल्स भी कम हुई होगी और फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ होगा, तो इसके लिए ये नहीं है परचेजेस फ्यूर की हैं, बल्कि हम उसका वो परसेंटेज चेक कर रहे हैं। मरिंद्रा रिड्यूस्ड आर सेलिंग प्राइस, उसने सेलिंग प्राइस कम की है, चूँकि सेलिंग प्राइस कम करने से उनकी परसेंटेज में डिफरेंस आ जाता है ईयर 2 में। अब सोल्ड फ्यूर गुड्स, अगर सेल फ्यूर गुड्स की हैं तो जाहिर है उसकी ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आएगा, तो उनकी परसेंटेज पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसने रिड्यूस की है सेलिंग प्राइस। इसके बाद रैल्फ वांट्स टू कंपेयर द अकाउंटिंग रेशियोज फॉर हिज बिजनेस विद द अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ हिज ब्रदर्स बिजनेस। अपने भाई के, ये रैल्फ है ना, अपने भाई के बिजनेस के साथ अपनी रेशियोज को कंपेयर करना चाह रहा है। क्यों, व्हाट वुड प्रिवेंट रैल्फ फ्रॉम मेकिंग अ मीनिंगफुल कंपैरिजन। वो उसके कौन सी चीज़ उसको रोक रही है कि मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसमें डी ऑप्शन है द बिजनेस यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब चूँकि IAS स्टैंडर्ड्स बने इसलिए है कि हर दुनिया के हर कोने में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब हम सेम यूज़ करेंगे तो हमें कंपैरिजन करने में, रेशोज़ एनालाइज करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी इसीलिए बनते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इसीलिए बनते हैं ताकि हम रेशोज़ को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जैसे मर्ज़ी हम एनालाइज कर सके दुनिया के किसी भी कोने में, जब ये अडॉप्ट किए जाएंगे। 35 है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन। कहता है कौन सा प्रिंसिपल होगा जो कि कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन। सी है प्रॉफिट इज अर्नड व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड ओनरशिप पासिस टू द कस्टमर। अब कह रहा है कि जब आप अर्न तब करेंगे प्रॉफिट जब आप गुड्स सप्लाई कर देते हैं, ओनरशिप पास कर देते हैं कस्टमर्स को। ऐसे नहीं होता
कि आप उससे ये फर्स्ट वन जैसे ए है, प्रॉफिट इज़ अर्नड व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इन पेमेंट फॉर गुड्स सप्लाइड। जब आप उससे रिसीव कर रहे हैं, कस्टमर से नहीं, बल्कि आप जब उसको सप्लाई करते हैं और ओनरशिप पास कर देते हैं, तब आप अर्न कर लेते हैं। ये नहीं होता कि जब रिसीव करेंगे तब आप अर्न करेंगे। रियलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ये है कि जब आपने उसको कस्टमर को अपनी गुड्स दे दी और आपने उसको ओनरशिप पास कर दी, सप्लाई कर दी, तो आपकी जो प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया, अब आप बेशक आप उसी दिन रिसीव कर लें या उसको एक वीक के बाद करें, एक मंथ के बाद रिसीव करें। तो प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ये है कि आप ओनरशिप गुड्स सप्लाई करते हैं और ओनरशिप पास कर देते हैं उस कस्टमर को।